Good morning, friends. Welcome to my 34th lecture on business mathematics. Friends, we are discussing regarding determinants. I have told that determinant is a number associated with a square matrix. Then we are discussing different properties of the determinant. What is property? Property means established rules and regulations of determinants. These rules, regulations are already established, already proved by different researchers of mathematics. So we can use these properties as formulas in determinants and use them for further expansion of the determinant. So we have already discussed four important property of the determinant. In today's class, we will discuss some other important properties of the determinant. Before discussing other important property, let me first share my screen with you. Then we will discuss other important properties of the determinant. Okay, friends? 1 minute. ओके फ्रेंड्स, सो वी आर डिस्कसिंग रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट. हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे थे. कितना प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं हम? जनरली 4 प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं. पहला प्रॉपर्टी क्या था? पहला प्रॉपर्टी सर हम पढ़े थे, अगर कोई डिटर्मिनेंट होता है और वो डिटर्मिनेंट का सारा एलिमेंट क्या है, किसी भी रो का या किसी भी कॉलम का सारा एलिमेंट अगर जीरो हो जाता है, देन वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी जीरो होता है. तो ये पढ़ा हम बात कर चुके थे. तो क्या फॉर्मूला रूल था? इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज जीरो, then the value of determinant is zero. ये हम पढ़ चुके हैं. पहला प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, अगर एक डिटर्मिनेंट है उसका कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम का सारा एलिमेंट अगर जीरो हो जाता है तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट क्या होता है? जीरो होता है. ये पहला हम पढ़ चुके थे. सेकेंड प्रॉपर्टी हम पढ़े क्या? सेकेंड प्रॉपर्टी हम पढ़े सर, अगर कोई एक डिटर्मिनेंट है उसका कोई दो रो या कोई दो कॉलम सेम हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. अगर एक डिटर्मिनेंट है उसका कोई दो रो या कोई दो कॉलम का वैल्यू क्या है? सेम है. सेम मतलब आइडेंटिकल है, तो वहां पर वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी जीरो. तो लिखेंगे सेकेंड पॉइंट क्या है? इफ एनी टू कॉलम ऑब्लिक एनी टू रो of a determinant is identical, then the value of the determinant is zero. सेकेंड फॉर्मूला हम पढ़े थे. सेकेंड रूल पढ़े थे. थर्ड रूल क्या पढ़े थे? थर्ड रूल पढ़े थे, एक डिटर्मिनेंट है उसका किसी भी एक रो का या किसी भी एक कॉलम का सारा वैल्यू को एक पर्टिकुलर कांस्टेंट में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय दैट कांस्टेंट. समझ में आ रहा है? इसका मतलब इफ एक कांस्टेंट मतलब एक नंबर इज मल्टीप्लाइड with any row or any column of the determinant, इसका मतलब with
all elements in that row or column, with all elements, with all elements in that row or column, in that row oblique column, तो क्या हो जाएगा, then value of the determinant will be multiplied by that constant. Then value of the determinant will be multiplied by that constant. इसका मतलब क्या था, इसका इम्प्लीकेशन क्या था, इसका इम्प्लीकेशन था कॉमन कैन बी टेकन फ्रॉम एनी रो और एनी कॉलम. कॉमन कैन बी टेकन फ्रॉम एनी रो और एनी कॉलम ऑफ द डिटरमिनेंट. ठीक है. नेक्स्ट हम क्या पढ़े थे, नेक्स्ट हम पढ़े थे और एक प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे. क्या प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी हम बात किए. फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, अगर कोई डिटरमिनेंट है और वो डिटरमिनेंट का रो को कॉलम कर दे और कॉलम को रो कर दे, तो क्या हो जाएगा, उस डिटरमिनेंट का वैल्यू अनचेंज्ड रहेगा, मतलब पहले जो वैल्यू था वही वैल्यू रहेगा. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे, इफ the rows of a determinant are interchanged or are converted into columns, are converted into columns, रो को कॉलम बना दिए, and columns are converted into rows, रो को कॉलम बना दिया, कॉलम को रो बना दिया, then the value of the determinant remains unchanged. Then the value of the determinant remains unchanged. ये हम पढ़ चुके हैं. ठीक है. अभी हम क्या करेंगे, चार प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, अभी पांचवा प्रॉपर्टी शुरू करेंगे आज के क्लास में, प्रॉपर्टी नंबर 5. बेटा लिखो प्रॉपर्टी नंबर 5. प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोलता है, अभी उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे. ओके, तो लिखेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले लिखो, समझ में नहीं आएगा तो मैं समझाऊंगा. इफ द एलिमेंट्स, if the elements of a row or column are added to oblique subtracted from the equimultiples of the corresponding
elements of another rows or columns, then the value of determinant remains unchanged. ये क्या चीज है मैं बताता हूं. आप पहले इसको प्रॉपर्टी को लिखिए. प्रॉपर्टी को लिखने के बाद हम को पता चल जाएगा क्या चीज है. क्या है प्रॉपर्टी बोल रहा है अगर एक डिटर्मिनेंट है. समझ में आ रहा है क्या? एग्जाम्पल देते हैं, समझ में आएगा. बहुत सारा 4-5 एग्जाम्पल इसके ऊपर करेंगे, समझ में आ जाएगा. अगर एक डिटर्मिनेंट है, सपोज ए एक डिटर्मिनेंट है, वो है 9584. बेटा इसका वैल्यू कितना होगा? पहले 9 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे. 9 इंटू 4 हो जाएगा 36 माइनस 8 इंटू 5 हो गया 40. 36 माइनस 40 आंसर आया -4. ये प्रॉपर्टी बोलता है अगर हम कोई भी 2 रो को ऐड कर दे या कोई भी 2 रो को माइनस कर दे तो प्रॉपर्टी का वैल्यू, डिटर्मिनेंट का वैल्यू बदलेगा नहीं. इसका मतलब एक पर्टिकुलर रो को सपोज में लिख दिया. इन दिस केस सपोज यहां पर कितना कॉलम है? 2 कॉलम है. C1 C2 में लिख दिया. C1 इंप्लाइज C1 प्लस C2. मैं अभी C1 को कन्वर्ट कर दिया. किसमें कन्वर्ट कर दिया? C1 प्लस C2 में. देखता हूं नया डिटर्मिनेंट कितना होता है. नया डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा? C1 के बदले में मैं लिखूंगा C1 प्लस C2. C1 कितना है यहाँ पर? 9 तो नहीं लिखूंगा. 9 के बदले में क्या लिखूंगा? 9 प्लस 5. 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा? ये. अच्छा, सेकेंड आइटम दैट इज 8 तो नहीं लिखूंगा, तो हो जाएगा 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग आइटम क्या है? 4. C1 implies C1 plus C2 that is equal to 8 plus 4. बाकी जो वैल्यू था C2 का वो सेम रहेगा. कितना? 5 4. अगर मैं इस हिसाब से कन्वर्ट कर दिया और इस डिटर्मिनेंट का नाम दे दिया A डैश, आप देखेंगे ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी कितना आएगा? -4 आएगा. देखते हैं आता है या नहीं. बेटा कितना आता है? 9 प्लस 4 5 कितना हो गया? 14. ये हो गया 8 प्लस 4 12. फिर 5 4. अभी डायगोनल एक्सपेंशन करो. 14 4 जा 56 माइनस 12 इंटू 5 60. 56 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू -4. रूल काम दे रहा है. यहां पर भी -4 था, यहां पर भी -4 हुआ. इसका मतलब कोई भी 2 रो को ऐड कर दो. 2 रो को करो, 3 रो को करो, 5 रो को करो, 1 रो को रिप्लेस कर दो. क्या करने से? ऐड करने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू बदलेगा नहीं. समझ में आ रहा है क्या? किसी भी 2 रो को ऐड कर दिया या किसी भी 2 कॉलम को ऐड कर दिया, वैल्यू बदलेगा नहीं. पहले मैं बताया किसके ऊपर? कॉलम के ऊपर लिया था. अभी अगर लेते हैं, नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे. अभी हम पढ़ेंगे नहीं सर ऐसा आप क्लॉज कर दिए तो वैल्यू सेम रहा. माइनस करके दिखाइए, देखते हैं वैल्यू सेम रहता है या नहीं. तो देखते हैं माइनस करके. सपोज ये फर्स्ट केस था, नहीं हम ऐसा नहीं किए. सेकेंड केस किए. सपोज C1 इंप्लाइज C1 को कन्वर्ट हो गया किसमें? C1 माइनस C2. जो आया उसको बोला मैं A1 डैश. देखते हैं A1 डैश क्या वही होता है या नहीं. A1 डैश आया
तो क्या आएगा वो A1 डैश, वो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, हाँ, क्या है 9 था। C1 कैसे हो जाएगा, अभी C1 रिप्लेस हो जाएगा C1 माइनस C2 में। C1 में कितना लिखा हुआ है 9, 9 तो नहीं लिखेंगे, 9 माइनस इसका कॉरेस्पॉन्डिंग C2 वैल्यू कितना है 5। सिमिलरली यहाँ पर 8 है, 8 तो नहीं लिखेंगे, 8 माइनस कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना है 4। बाकी जो था वही था, C1 का वैल्यू निकल गया, C2 का वैल्यू जो था वही है 5 4। ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी रूल बोलता है कितना आएगा -4। देखते हैं आता है या नहीं। अगर कर लेते हैं इसको, 5 9 माइनस 5 4, 8 माइनस 4 4, ये हो गया 5 4। बेटा मिलाओ इसका, इसका करो 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 माइनस 5 इंटू 4 20। इसका वैल्यू भी कितना आ रहा है -4। तो रूल काम दे रहा है। इसका मतलब हमको मिल गया क्या, हमको ए जो वैल्यू था ए डैश भी वही था, A1 डैश भी वही हुआ। दो कॉलम को ऐड करो या दो कॉलम को माइनस करो, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम। आप बोलेंगे सर आप ये काम कर रहे हैं, रो में करके दिखाइए। ये तो कॉलम में कर दिया तो वैल्यू आ रहा है, रो में वही हो रहा है या नहीं, देखते हैं रो में। सपोज मैं क्या किया, suppose I convert row 1 into row 1 plus row 2। तो देखते हैं रो 1 क्या बनता है। रो 1 में कितना लिखा था सर, रो 1 में 9 5 था, लेकिन अभी रो 1, ये रो 1, ये रो 2। रो 1 क्या करेंगे, रो 1 हो जाएगा रो 1 प्लस रो 2। रो 1 में कितना है 9 है, रो 2 में कितना है 8 है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 8। अच्छा अच्छा, रो 1 का सेकेंड आइटम 5 और रो 2 का 4, ये होता है 5 प्लस 4। ठीक है, कन्वर्ट कर दिया, 9 प्लस 8 5 प्लस 4। बाकी जो था रो 2 का वो वैल्यू लिखेंगे, रो 1 का वैल्यू जो था ये कन्वर्ट हो गया, रो 2 में जो वैल्यू था वो रखेंगे। रो 2 में क्या वैल्यू था 8 4, तो 8 4 रखो, कितना होता है। तो देखेंगे हमारा रूल बोलता है ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी वही -4 आना चाहिए। देखते हैं -4 आता है या नहीं, देखते हैं क्या होता है। 9 प्लस 8 17, 5 प्लस 4 9, नेक्स्ट 8, नेक्स्ट 4। 17 इंटू 4, इसका वैल्यू निकालेंगे, 17 इंटू 4, 17 इंटू 4 सर आता है 68, माइनस 9 इंटू 8, 9 इंटू 8 72, 68 माइनस 72 -4। सर रूल काम दे रहा है, समझ में आ रहा है क्या। तो हमारा डिटर्मिनेंट्स का रूल काम दे रहा है। अभी और देखते हैं, सर ये रो दोनों को क्या किए प्लस कर दिए तो आ रहा है, माइनस करके दिखाओ तो देखते हैं आता है या नहीं। तो माइनस करके दिखाते हैं अभी। तो करेंगे सपोज R1 इजिकल टू, नहीं सर ये होगा R1 माइनस R2 करके दिखाइए। तो ठीक है, R1 इजिकल टू R1 माइनस R2। तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट जो 9 प्लस 8 था ये हो जाएगा 9 माइनस 8, और ये 5 प्लस 4 था ये हो जाएगा 5 माइनस 4। बाकी जो वैल्यू R2 में था वो है ये R1 का वैल्यू, ये R2 का वैल्यू, ये कन्वर्ट हो गया। अभी देखते हैं इसका वैल्यू सेम होता है या नहीं। 9 माइनस 8 कितना है 1, नेक्स्ट 5 माइनस 4 1, नेक्स्ट 8, नेक्स्ट 4। देखते हैं इसका वैल्यू कितना आता है। आप कन्वर्ट कीजिए तो पहले होगा 1 इंटू 4 4, माइनस 8 इंटू 1 8, 4 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू -4। सर काम दे रहा है। इसका मतलब कोई भी डिटर्मिनेंट का दो रो को ऐड कर दो या दो कॉलम को ऐड कर दो, या दो रो, एक रो को एक रो से माइनस कर दो, या एक रो कॉलम को एक कॉलम से माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहता है। इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। समझ में आ रहा है क्या। नेक्स्ट और एक चीज पढ़ेंगे, क्या चीज है देखते हैं।
अच्छा, हमारे डिटर्मिनेंट्स क्या था और एक बार लिख लेता हूं मैं यहाँ पर। सर क्वेश्चन था कितना, ए डिटर्मिनेंट्स था, ए का वैल्यू कितना था, ए का वैल्यू आपका था सर ए का वैल्यू आपका था 9584। तो इसका वैल्यू हम निकाले थे कैसे, 9 into 4 36 माइनस 8 into 5 40, दैट इज इक्वल टू -4 इसका वैल्यू था। अच्छा, अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मेरे दिमाग में और एक चीज आया। मैं क्या किया, अभी मैं लिखा C1 implies C1 प्लस 3C1 3C C1 प्लस 3C2। इसका मतलब क्या किया, मैं C1 को बदलना चाहता हूं। कैसे बदलूंगा, C1 के बदले में क्या लिखूंगा, C1 लिखूंगा प्लस 3C2, 3 गुना कर दूंगा C2 को और उसका वैल्यू जो होगा उसको लिखूंगा। अभी देखते हैं इसमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू बदलता है या नहीं, देखते हैं। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, तो जो नया डिटर्मिनेंट आएगा, सपोज ये ए डैश है, तो पहला कॉलम, फर्स्ट कॉलम 9 था, 9 तो 9 नहीं लिखेंगे फर्स्ट एलिमेंट, 9 प्लस 3 इंटू C2 है 5। अच्छा, सेकेंड आइटम क्या हो जाएगा, 8 प्लस 3 इंटू C2 है 4। बाकी जो था वही लिखेंगे, बाकी था 5 4। C1 का नया वैल्यू हो गया C1 प्लस 3C2। अच्छा, ये C2 का वैल्यू तो वही है। अभी रूल बोलता है इसका वैल्यू भी सेम आएगा, देखते हैं सेम आता है या नहीं। तो वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू आ रहा है 9 प्लस 3 इंटू 5 15, यहां पर आएगा 8 प्लस 3 इंटू 4 12, ये है 5, ये है 4। तो कितना आता है, 9 प्लस 15 प्लस 9 24, नेक्स्ट आएगा 12 प्लस 8 20, नेक्स्ट आएगा 5, नेक्स्ट आएगा 4। इसका वैल्यू देखते हैं कितना आएगा। फर्स्ट इसका एक्सपेंशन करो, 24 इंटू 4 96 माइनस 20 इंटू 5 100, दैट इज इक्वल टू 96 माइनस 100 माइनस 4। बेटा वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट निकल गया -4, इससे पहले भी -4 आया था। इसका मतलब कोई भी एक कॉलम को बदल दो, दूसरे कॉलम का किसी एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके बदल दो, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है डिटर्मिनेंट्स का। इसको बोलते हैं इक्वी मल्टीपुल्स। में जब रूल पढ़ाया था, क्या बोला था, इक्वी मल्टीपुल्स, एक रूल पढ़ाया था यहां पर, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स जो पढ़े थे, रूल डिस्कस कर रहा था। एक सेकंड बेटा, हाँ क्या बोल रहा हूं, ये जो प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ाया था, क्या 5 पढ़ाया था, इफ द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम, एक किसी रो या कॉलम का एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर एडेड, एडेड मतलब ऐड होता है, या सब्सट्रैक्टेड उससे माइनस किया जाता है। किसको माइनस किया जाता है, इक्वी मल्टीपुल्स। बेटा इक्वी मल्टीपुल्स को अंडरलाइन किया था। इक्वी मल्टीपुल्स का मतलब उसको वही रहने दो, या उसमें 2 3 5 8 मल्टीप्लाई करके जो फिगर आता है उसके साथ भी प्लस करो माइनस करो, किससे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो और कॉलम, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। बात समझ में आ रहा है क्या।
तो ये जो हम किसी भी दो रो को ऐड करते हैं या माइनस करते हैं वो उसी फिगर के साथ कर सकते हैं या नहीं तो उसके इक्वी मल्टीपल्स के साथ कर सकते हैं, फिर भी वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स क्या रहेगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। अंडरलाइन करेंगे कौन सा वर्ड को, इक्वी मल्टीपल्स। समझ में आ रहा है क्या? अभी हम एक दो और प्रॉब्लम करते हैं और क्लियर होगा। समझ में आ रहा है? हमारा ये डिटर्मिनेंट्स था, क्या था, ए का वैल्यू था, ए का वैल्यू क्या था 9584, उसका वैल्यू आया था -4। फिर क्या किया, C1 को क्या किया, C1 प्लस 3C2 इक्वी मल्टीपल्स, 3C2 है इक्वी मल्टीपल्स ऑफ C2, तो उसका वैल्यू भी वही -4 आया। नहीं, मेरे को और एक काम करना है, मैं इससे खुश नहीं हूं, मैं और एक काम करूंगा। ये सर प्लस हो गया तो आपको वैल्यू निकल रहा है, मैं प्लस नहीं करूंगा, अभी मैं इसका क्या करूंगा, माइनस करूंगा। देखते हैं माइनस करने से वैल्यू क्या आता है, देखते हैं माइनस करके, तो माइनस करने से वैल्यू क्या आता है अभी देखेंगे। सपोज क्वेश्चन दिया हुआ है यही चीज, अभी हम करेंगे C1 नहीं, अभी R1 करते हैं, नहीं तो C1 रिप्रेजेंट्स C1 -2C2। देखते हैं वैल्यू क्या आता है। C1 को क्या किया, किसमें कन्वर्ट कर दिया, C1 को कन्वर्ट कर दिया C1 -2C2। तो देखते हैं A का वैल्यू कितना आता है। सपोज ये हो गया A1 डैश, एक नाम लिखता हूं, A1 डैश कितना हो गया C1, C कितना था, C था सर 9, 9 तो 9 नहीं रहेगा, 9 -2C2, 2C2 2C2, C2 कितना है, C2 ये 5 है, 2 × 5। फिर सेकेंड एलिमेंट कितना है C1 का, 8 तो 8 नहीं रहेगा, वो रहेगा 8 -2 × उसका एलिमेंट कितना है 4, इसमें कन्वर्ट कर दिया। बाकी C1 का ये वैल्यू आ गया, अभी C2 का जो वैल्यू था वही है। C2 का वैल्यू कितना है 5 4, अभी भी इसका वैल्यू देखेंगे, रूल बोलता है इसका वैल्यू भी कितना आएगा, -4 आएगा। देखते हैं इसका वैल्यू -4 आता है या और कुछ आता है, समझ में आ रहा है? तो देखेंगे, तो इसका वैल्यू कितना होता है 9 -2 × 5 10, तो ये होता है 8 -2 × 4, 2 × 4 कितना है 8, 5 4, तो कितना वैल्यू आता है 9 - 10, 9 - 10 -1, 8 - 8 0, 5 4, इसका वैल्यू निकालते हैं कितना आता है 4 × -1, 4 × -1 -4, 5 × 0, 5 × 0 है 0, -4 -0 कितना आता है -4। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है -4। तो अभी हम क्या किए, C1 का वैल्यू निकाले, C2 का वैल्यू निकाले, C1 को कन्वर्ट कर दिया किसमें, C1 कन्वर्ट हो गया C1 + 3C2, या नहीं तो C1 कन्वर्ट हो गया C1 -2C2। सर रो में करते हैं, रो में ये इक्वी मल्टीपल्स काम देता है या नहीं देखते हैं, तो ठीक है रो में करते हैं। तो रो में देखते हैं, अभी करेंगे, पहले डिटर्मिनेंट्स को लिखते हैं फिर रो में करते हैं। डिटर्मिनेंट्स क्या था रे बेटा, डिटर्मिनेंट्स था सपोज ए था, ए कितना था, ए था हमारे एग्जांपल में 9584, तो इसका वैल्यू कितना था 9 × 4 36 -5 8 × 5 40, दैट इज इक्वल टू -4। अभी इसके ऊपर आगे करेंगे, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू है।
अभी सपोज मैं क्या करना चाहता हूं, अभी मैं क्या करूंगा, रो को बदलना चाहता हूं। सपोज R1 इंप्लाइज R1 माइनस 3R2। R1 का बदल दूंगा कैसे, R1 माइनस 3R2। तो R1 में क्या था, तो देखेंगे नया डिटर्मिनेंट जो मिलेगा वो हो जाएगा A1 डैश। कितना हो जाएगा A1 डैश, कितना R1 था 9, 9 तो 9 नहीं रहेगा, 9 माइनस 3R2, R2 ये R1 है बेटा, ये R2 है, तो 9 रहेगा, 9 माइनस 3R2 कितना है, 3R2 है सर 8। अभी सेकेंड एलिमेंट R1 का 5, 5 तो 5 नहीं रहेगा, 5 माइनस 3R2, R2 कितना है 4, तो R1 मिल गया, R2 का वैल्यू जो था वही है 84। हमको बोलता है इसका वैल्यू भी कितना आएगा, -4 आएगा रूल के हिसाब से। तो फर्स्ट वाला कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा 9 माइनस 3 इंटू 8, 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 24। नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा 8, फिर यहाँ पर 5 माइनस 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 है सर 12, फिर ये 4 को 4, तो कितना होता है 9 माइनस 24 माइनस 15, फिर ये हो गया -7, फिर ये हो गया 8, फिर ये हो गया 4। अभी इसका मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालेंगे, क्या होता है -15 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू -60। अच्छा, -8 इंटू -7 -56, कितना होगा बेटा, दैट इज इक्वल टू -60 माइनस इंटू माइनस प्लस 56 दैट इज इक्वल टू -4। बेटा वही वैल्यू आ रहा है क्या, पहले में जो वैल्यू आया था, अभी यहाँ पर देखो वही वैल्यू आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या। अभी मैं क्या करूंगा, R1 का बना दूंगा R1 प्लस 2R2, वही वैल्यू आएगा। तो R1 अभी सपोज चेंज कर दिया, क्या किया, R1 इंप्लाइज R1 प्लस 2R2। देखते हैं इसका वैल्यू कितना आता है। सपोज ये डिटर्मिनेंट है A2 डैश, तो क्या हो जाएगा, R1 जो था वो R1 नहीं रहेगा, R1 9 था, तो 9 रहेगा, 9 प्लस 2R2, R2 कितना है, तो R2 है 8 था, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 8, 2 इंटू 8। फिर ये वाला चेंज कर दो कि 5 हो जाएगा, 5 प्लस 2 इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है 4, बाकी R2 में जो था वो रखो 8 4, इसका वैल्यू भी चेंज नहीं होगा। तो कितना आता है, इसका वैल्यू कितना आएगा, 9 प्लस 2 इंटू 8 16, ये आ जाएगा 5 प्लस 2 इंटू 4 8, फिर आएगा 8, फिर आएगा 4। अब देखिए इसका वैल्यू भी -4 आना चाहिए, तो ये हो रहा है 25, ये रह रहा है 8 5 13, फिर हो गया 8, ये हो गया 4। इसका वैल्यू निकालते हैं, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा 25 इंटू 4 100 माइनस 13 इंटू 8 104, 100 माइनस 104 दैट इज इक्वल टू -4। इसका वैल्यू भी वही -4 आ रहा है। बेटा समझ में आ रहा है, ये प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी बोलता है कि कोई डिटर्मिनेंट है, उसका कोई दो रो को ऐड करो या माइनस करो, या उस रो का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को ऐड करो या माइनस करो, या इक्वी मल्टीपल्स के साथ ऐड करो या माइनस करो, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स सेम। वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स सेम रहता है, उसका वैल्यू बदलता नहीं। समझ में आ रहा है क्या। तो इसका मतलब कोई डिटर्मिनेंट में सारा रो को सारा कॉलम को हम ऐड कर सकते हैं, उसका वैल्यू बदलेगा नहीं। समझ में आ रहा है क्या। अभी और एक एग्जांपल करते हैं, फिर नेक्स्ट एग्जांपल्स में जाएंगे। ये हमारा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर लास्ट एग्जांपल होगा। लास्ट एग्जांपल क्या बोलता है, सपोज एक डिटर्मिनेंट से मैं बोलता हूं, डिटर्मिनेंट से
सपोज a इज इक्वल टू a b c d e f g h i, ये थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, ये सब वैल्यू है। समझ में आ गया? इसका मतलब इसका वैल्यू जो आएगा, अगर मैं इसका सारा रो को आर C1 को अभी बना दिया C1 प्लस C2 प्लस C3, इसका वैल्यू भी सेम आएगा। सपोज इसका मतलब A डैश इसका वैल्यू आया, सपोज इसका वैल्यू कितना आएगा, C1 कितना हो जाएगा, ये C1 था, C2 था, ये C3 था। C1 का वैल्यू अभी कितना हो जाएगा, C1 के बदले में क्या लिखूंगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, इसका मतलब ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C। नेक्स्ट यहां पर C2 मतलब D प्लस E प्लस F। नेक्स्ट यहां पर G प्लस H प्लस I, दिस इज द वैल्यू ऑफ C1। C2 क्या है, C2 है B E H। C3 क्या है, C3 है सर C F I। इसका वैल्यू भी क्या आएगा, इसका वैल्यू जितना आया, सपोज इसका वैल्यू इतना आया x, तो इसका वैल्यू भी कितना आएगा, x। क्योंकि रूल बोलता है कोई भी कॉलम का कॉरेस्पॉन्डिंग आइटम को आप ऐड करो या माइनस करो, वैल्यू बदलता नहीं। समझ में आ रहा है क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं किया सर, ऐसा कर सकता हूं C1 इंप्लाइज C1 माइनस C2 माइनस C3 या प्लस C3 हो गया, इसका वैल्यू भी वही आएगा। सपोज इसको मैं बोलता हूं A1 डैश, इसका वैल्यू भी वही आएगा। इसमें क्या हो जाएगा, C1 के बदले में C1 होगा A, फिर माइनस C2 मतलब माइनस B प्लस C, फिर D माइनस E प्लस F, नेक्स्ट होगा G माइनस H प्लस I। समझ में आ रहा है क्या? ये हो गया नया C1। C2 C3 जो था वो लिखेंगे, C2 क्या था, BC EFHI। इसका वैल्यू भी अगर आप निकालेंगे तो इसका वैल्यू भी कितना आएगा, इसका वैल्यू भी आप अगर निकालेंगे, इसका वैल्यू भी x। बात समझ में आ गया? जैसे कॉलम के साथ कर सकते हैं, उसी तरह से हम किसके साथ कर सकते हैं, रो के साथ कर सकते हैं। दो रो को माइनस कर दो, वैल्यू सेम रहेगा। दो रो को प्लस कर दो, वैल्यू सेम रहेगा। तीन रो को प्लस कर दो, वैल्यू सेम रहेगा। तीन रो में एक को माइनस करो, एक को प्लस करो, वैल्यू सेम रहेगा। डिटर्मिनेंट्स के साथ हम ये सारा काम कर सकते हैं। समझ में आ गया? इसका वैल्यू बदलेगा नहीं। ऐसा मैं कर सकता हूं, सपोज R1 इंप्लाइज R1 माइनस R2, ये डिटर्मिनेंट पे, तो इसका मतलब R1 का बदल दूंगा, क्या करूंगा, R1 माइनस R2। R1 मतलब ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो नया जो डिटर्मिनेंट मिलेगा, सपोज मैं इसको बोलूंगा A2 डैश, तो क्या हो जाएगा, उसका R1 का वैल्यू हो जाएगा R1 माइनस R2, मतलब 1 माइनस A माइनस D। इसका मतलब क्या हो जाएगा, B माइनस E। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें C माइनस F। फिर R2 R1 नया R1 हो गया, नया R2 नया R3। नया R2 का वैल्यू कितना है, जो नया तो R2 नहीं, R2 जो था वही है, DEF। इसमें कितना है, GHI। अगर मैं इसका भी वैल्यू निकालूं, इसका भी वैल्यू कितना आएगा, x। इसका मतलब A जो है A डैश वही होगा, A1 डैश वही होगा, A2 डैश वही होगा। इन सबका वैल्यू कितना आया, x। क्योंकि ये प्रॉपर्टी बोलता है। बेटा ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर कल परसों हम जो क्लास करेंगे, प्रॉपर्टी यूज करके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, ये प्रॉपर्टी वहां पर बहुत ज्यादा काम में आएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर जाते हैं। देखो प्रॉपर्टी नंबर 6,
हेडिंग करो प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 को लिखो रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर लिनियर इन नेचर। में क्या है इसका मतलब समझाता हूं। इसका एग्जाम्पल लेंगे समझ में आएगा। डिटर्मिनेंट का रो और कॉलम क्या है, लिनियर है। इसका मतलब है सपोज एक डिटर्मिनेंट इस तरह का है। क्या है डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट है a प्लस बी, c प्लस डी, e प्लस एफ। फिर दिया हुआ है m n p q r s, ये एक डिटर्मिनेंट है। अभी इसका सारा रो और सारा कॉलम लिनियर है। लिनियर का मतलब यहां पर R1 भी लिनियर है, R2 भी लिनियर है, R3 भी लिनियर है। या नहीं तो C1 भी लिनियर है, C2 भी लिनियर है, C3 भी लिनियर है। लिनियर का मतलब हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग कर सकते हैं का मतलब क्या है? इसका मतलब इसका वैल्यू जो है हम क्या करेंगे, इसको अलग कर देंगे। इसको अलग कर देंगे मतलब हम क्या करेंगे, तो A C E M N P Q R S एक डिटर्मिनेंट हो गया। अच्छा सर बोलेंगे सर यहाँ पर a प्लस बी था, आप तो सिर्फ a लिए हैं। c प्लस डी था, आप तो सिर्फ c लिए हैं। e प्लस f था, आप तो सिर्फ e लिए हैं। बाकी जो बचता है सब में प्लस है, तो ये डिटर्मिनेंट को प्लस कर दिया। फिर बाकी जो बचता है उसको ले लूंगा। किसको ले लिया था? a प्लस बी से a ले लिया था। अभी क्या बचता है? b बचता है, तो b। इसमें c प्लस डी से c ले लिया था, अभी क्या बचता है सर? d बचता है। अच्छा, E प्लस एफ में से E ले लिया था, अभी क्या बचता है? F बचता है। समझ में आ रहा है क्या? तो फिर बाकी जो R2 था वही लिखेंगे M N P Q R S। इसका मतलब एक डिटर्मिनेंट को सेपरेट कर दिया। जैसे A प्लस बी से A एक डिटर्मिनेंट में आ गया, B दूसरे डिटर्मिनेंट में आ गया, प्लस का प्लस है। C प्लस डी से C एक डिटर्मिनेंट में आ गया, D दूसरे डिटर्मिनेंट में आ गया, प्लस का प्लस है। E प्लस F में से E एक डिटर्मिनेंट में आ गया, F दूसरे डिटर्मिनेंट में आ गया, प्लस का प्लस है। बाकी नीचे वाला तो सब सेम है। इसका एक एग्जाम्पल करता हूं, समझ में आएगा। सपोज एक एग्जाम्पल, एक डिटर्मिनेंट है। फर्स्ट वन इज 11, सेकेंड वन इज 22, फिर है 4 5। बेटा 11 22 4 5 इसका वैल्यू कितना है? अगर हमको डायगोनल आता है हम इजीली निकाल सकते हैं। 11 इंटू 5 55 माइनस 22 इंटू 4 88। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 55 माइनस 88 माइनस 33। ठीक है। अच्छा, इसका वैल्यू माइनस 33 है। लेकिन ये डिटर्मिनेंट बोलता है मैं 11 को लिख सकता हूं कितना? 10 प्लस 1। ठीक है। अच्छा, 22 को लिख सकता हूं 20 प्लस 2, फिर 4 को 5। बेटा ये किसके फॉर्मेट में आ रहा है सर? ए प्लस बी सी प्लस डी। इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो अगर अलग अलग कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा? 10 20 ले लिया, 10 20 चला गया, 4 5 रहा। अच्छा, सब में प्लस है तो प्लस
बाकी जो बचा हुआ है फिर एक बार लिख दूंगा। बाकी कौन बचा हुआ है? बाकी यहाँ पर सर अभी ए एक बचा हुआ है और यहाँ पर 2 बचा हुआ है, तो लिखूंगा 1 फिर 2, बाकी जो डिटर्मिनेंट्स था वही लिख दूंगा 4 + 5। देखते हैं इसका वैल्यू अगर -33 आता है तो हमारा ये रूल काम दे रहा है। तो इसका वैल्यू कितना आता है? 10 × 5 कितना हो गया फर्स्ट? 10 × 5 50 माइनस 4 × 20 दैट इज इक्वल टू 80 प्लस यहां पर 1 × 5 5 माइनस 4 × 8 2 4 × 2 8। बेटा देखो इसका वैल्यू कितना आता है? 50 - 80 -30 प्लस 5 - 8 -3 that is equal to -30 - 3 that is equal to -33। बेटा इसका वैल्यू भी -33 आया, यहाँ पर भी -33 आ रहा है। तो ये फॉर्मूला क्या कर रहा है? काम कर रहा है। कोई डिटर्मिनेंट्स का दो कोई भी ऑल रोज और कॉलम्स आर लीनियर इन नेचर। लीनियर मतलब उसको सेपरेट किया जा सकता है। कोई डाउट है क्या? डिटर्मिनेंट्स का कॉलम और रोज लीनियर है, अगर वो मिलकर रहे हैं उसको अलग अलग कर सकते हैं। इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। ये बोलता है डिटर्मिनेंट्स का रोज और डिटर्मिनेंट्स का कॉलम लीनियर इन नेचर है। अभी नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 7। बेटा लिखो प्रॉपर्टी नंबर 7। लिखो प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या बोलता है? दिस विल बी आवर लास्ट प्रॉपर्टी। ये बोलता है अगर कोई डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम एक्सचेंज हो जाए तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल रिमेन सेम बट द साइन विल चेंज। पहले लिखेंगे फिर समझेंगे। तो लिखेंगे इफ एनी 2 rows if any 2 rows or columns of a determinant are interchanged, then the numerical value of the determinant will remain same but the sign is changed, but the sign is changed। साइन इज चेंज्ड का मतलब प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस दिया होगा तो प्लस हो जाएगा। क्या क्वेश्चन बोलता है? कोई एक डिटर्मिनेंट है, उसका कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम क्या हो जाए? इंटरचेंज हो जाए। इंटरचेंज मतलब इसके बदले में वो, उसके बदले में ये। R1 हो गया R2, R2 हो गया R1। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल रिमेन सेम। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो रहेगा, लेकिन क्या बदल जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल देते हैं और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल, सपोज ए एक डिटर्मिनेंट है, उसमें दिया हुआ है ए में है ए का वैल्यू लिखो। सपोज ए का दिया हुआ है 5 4, अच्छा 5 4 3 6। तो इसका वैल्यू कितना है बोलो? 5 4 3 6। इसका वैल्यू मतलब 5 × 6 हो जाएगा।
कितना आएगा सर 30 माइनस 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 हो गया 12, कितना आता है 18। डिटर्मिनेंट बोलता है R1 को अगर क्या बन जाए, R2 बन जाए, समझ में आ गया, दो रो चेंज हो जाएगा। इफ R1 becomes R2 and R2 becomes R1, इंटरचेंज हो गया। अगर इंटरचेंज हो गया तो क्या होता है देखेंगे, R1 R2 हो गया, R2 R1 हो गया। तो देखेंगे ये R1 जो था ये R2 था, R1 के जगह पर R2 लिखेंगे, R2 के जगह पर R1 लिखेंगे, तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा, नया A1 का वैल्यू R2 लिखेंगे ऊपर में 3 6 और R1 लिखेंगे नीचे में 5 4। अभी इसका वैल्यू देखते हैं कितना होगा। इसका वैल्यू बहुत इजी है, 3 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30। बेटा कितना आता है 12 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू माइनस 18। बेटा देखो क्या है, पहले केस में आंसर था 18, अभी इस केस में आंसर आ रहा है माइनस 18। वैल्यू तो सेम है लेकिन वो जो प्लस वाला वैल्यू था वो किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हम R1 को क्या बना दिए, R2 को R2 बना दिए, R2 को क्या बना दिए, R1 बना दिए। सर बोलते हैं सर ये तो रो में हो रहा है, कॉलम को चेंज करके दिखाइए तो क्या हो जाता है। तो देखेंगे कॉलम को अगर चेंज करते हैं तो लिखेंगे इफ C1 becomes C2 and C2 becomes C1, क्या होता है देखेंगे, वही 18 आएगा वैल्यू लेकिन साइन माइनस होकर आ जाएगा। देखते हैं ये ओरिजिनल था, ओरिजिनल C1 क्या था 5 3 4 6 था। अभी इसको उल्टा करके लिखते हैं, सपोज ये A2 कितना आएगा, फर्स्ट उल्टा कर लो, कॉलम 1 के जगह पर कॉलम 2 लिखो 4 6, अच्छा ये 5 3 हो जाएगा कॉलम 2 की जगह पर। ओके नाउ इसका वैल्यू निकालते हैं, कितना वैल्यू होगा 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 सर हो गया 12 माइनस 6 इंटू 5 30, 12 माइनस 30 कितना आता है माइनस 18, वही भी वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब अगर कोई डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं, वो डिटर्मिनेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहता है लेकिन क्या बदल जाता है, साइन बदल जाता है। साइन मतलब प्लस होता तो माइनस हो जाएगा, माइनस दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 7। विथ दिस हम लोग क्या किए, आज का 3 प्रॉपर्टी और पढ़े और कंप्लीट किए। तो आज क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़े उसका एक समरी करते हैं, फिर ये क्लास को खत्म करेंगे। आज 3 प्रॉपर्टी सर पढ़े। आज का समरी क्या है, तो आज पढ़े सर, आज का समरी में 3 प्रॉपर्टी और पढ़े। पहला प्रॉपर्टी पढ़े, अगर कोई डिटर्मिनेंट है उसका कोई भी 2 रो या 3 रो या 2 कॉलम 3 कॉलम को ऐड करो माइनस करो या उसका इक्वी मल्टीपल्स के साथ ऐड करो माइनस करो, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल रिमेन सेम। समझ में आ रहा है क्या। तो पहले पढ़े, इफ रोज और कॉलम्स आर added or subtracted from the equimultiples of corresponding rows and columns, then value of the determinant does not change.
अच्छा, सेकंड क्या पढ़े? सेकंड प्रॉपर्टी आज पढ़े, डिटर्मिनेंट्स का रोज और डिटर्मिनेंट्स का कॉलम लिनियर होता है। लिनियर मतलब दो देगा, उसको अलग करके, अगर प्लस दिया हुआ है अलग कर देंगे, दो माइनस दिया हुआ है अलग कर देंगे, तो लिखेंगे द रोज एंड कॉलम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट आर लिनियर इन नेचर। थर्ड क्या पढ़े, अगर एक डिटर्मिनेंट है उसका रो को कॉलम बना दो, या कोई दो रो को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, या कोई दो कॉलम को इंटरचेंज कर दो, तो इफ टू रोज ऑब्लिक टू कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज इंटरचेंज्ड, R1 R2 बन गया, R2 R1 बन गया, तो क्या हो गया, देन numerical value will remain same but sign will change. Numerical value of the determinant will remain same, comma, but the sign, साइन मतलब प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, साइन विल बी चेंज्ड। दिस इज द समरी ऑफ आवर लेक्चर टुडे। आज तीन प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े, ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी कंप्लीट। ठीक है, तो ये क्लास को कंप्लीट करने से पहले लेट मी फर्स्ट रिपीट, if you have not subscribed to my channel, kindly subscribe my channel. My channel is YouTube channel Commerce Forum, Commerce Forum. Okay, and my, once you subscribe it, kindly press bell icon so that you can get my latest videos as and when I upload it. And if you like my video, kindly press like button. And still, if you have any doubt regarding this determinants, matrices, or any chapter of mathematics, you can contact me in my email ID. My email ID is biswamishra, BISWOMISHRA @gmail.com. Okay, thank you, thank you, thank you for watching my videos. Thank you all. Have a nice day. Thank you all.